हेलो फ्रेंड्स, आई कुलदीप वेलकम यू ऑल टू टुडे सेशन और डेली न्यूज एनालिसिस, जहां पे हम दोनों न्यूज़पेपर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज को गो थ्रू करेंगे। तो चलिए, आज का दिन है 26 दिसंबर और आज भी दो नेशनल लेवल पे हम डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें एक तो है वीर बाल दिवस और दूसरा है आपका सरदार उधम सिंह का ये पर्टिकुलर सेंटेनरी है। और दोनों को ही डिफरेंट स्टेट लेवल के ऊपर पे और नेशनल लेवल पे हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, इसके अलावा इंटरनेशनली इसको बॉक्सिंग डे भी कहा जाता है। तो अगर आप क्रिकेट के फैंस हैं तो अभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ है। तो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच मुझे भी पहले लगता था कि बॉक्सिंग डे में भी जो बॉक्सिंग का स्पोर्ट्स है उससे रिलेट करता होगा, बिकॉज आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, तो शायद उससे रिलेशन हो। बट बॉक्सिंग डे का लेना देना है कि जो क्रिसमस के दिन आप गिफ्ट्स देते हो बॉक्स के अंदर में, तो उस दिन आप बॉक्सिंग करते हो, उसको ओपन करते हो या उसको ओपन करते हो और अपने गिफ्ट्स को देखते हो कि कौन कौन से आपको गिफ्ट्स मिले, इसलिए वो नाम पर्टिकुलर बॉक्सिंग डे पड़ा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज से। पहले हम हिंदू न्यूज़पेपर की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उससे गो थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा अचीवमेंट हुआ है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का कि एक और सीनियर लीडर और तीन बड़े माओइस्ट लीडर्स को यहाँ पे उड़ीसा के अंदर में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने एलिमिनेट करा है। ओके, और ये जो पर्टिकुलर एलिमिनेशन है इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो उड़ीसा स्टेट है वहां पर आज भी नक्सलिज्म, जो हमारी एक इंटरनल इश्यू बना हुआ है, सिक्योरिटी इश्यू बना हुआ है, वो आज भी बहुत सारी वहां पे प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा था। और यहाँ पे जिस पर्टिकुलर लीडर को यहाँ मारा गया है वो नक्सलिज्म का जो फोर्स है, नक्सल फोर्स जो है, उसमें उड़ीसा की स्टेट का इंचार्ज था। तो यहाँ पे इट्स अ बिग अचीवमेंट एंड दिस वुड गो इन लॉन्ग वे इन बेसिकली अचीविंग द गोल ऑफ मेकिंग इंडिया नक्सल फ्री बाय मार्च 31st 2026। तो मार्च 31st 2026 का गोल रखा है गवर्नमेंट ने टू एलिमिनेट नक्सलिज्म। ओके, तो लेट्स लुक अंडरस्टैंड नक्सलिज्म क्या होता है, बिकॉज इसको डिटेल में समझना जरूरी है क्योंकि ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ओके, तो लेट्स लुक एट व्हाट इज नक्सलिज्म। तो नक्सलिज्म को कई बार लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहा जाता है बिकॉज इसकी जो कोर आइडियोलॉजी है वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है। ओके, अब आप देखिए बहुत बार आप कहीं पे पढ़ेंगे कि ये लेफ्ट की आइडियोलॉजी है, राइट की आइडियोलॉजी है। जैसे कि कांग्रेस को बहुत बार लेफ्ट या सेंटर टू द लेफ्ट कहा जाता है और बीजेपी को राइट या सेंटर टू द राइट कहा जाता है। अब इसके पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक्स में अलग अलग सिग्निफिकेंस होते हैं। तो यहां पे जब बात करी जा रही है कि जो नक्सलिज्म है इसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहा जाता है, कि लेफ्ट की जो पॉलिटिक्स है, लेफ्ट की जो इकोनॉमिक उनकी पॉलिसीज हैं उसमें ये एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है? तो नक्सलिज्म ये बिलीव करता है कि जो आपकी गवर्नमेंट है ये एक टूल है इन द हैंड्स ऑफ द रिच और इसके थ्रू वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, लेजिटिमेटली एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं आपके पुअर और डाउन ट्रोडन को। और यहां पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक ही रूट मानता है कि जब तक हम आर्म रेवोल्यूशन नहीं करेंगे, जब तक हम हथियार नहीं उठाएंगे, इस गवर्नमेंट को रिमूव नहीं करा जा सकता है। और जो पुअर और डाउन ट्रोडन है जिनका यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसको आप यहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकते हो। तो इफ यू वांट टू क्रिएट एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, हमें जो करंट आपकी गवर्नमेंट है उसको आर्म्ड रिबेलियन के थ्रू रिमूव करना है और फिर एक लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म करनी है जो बेसिकली फोकस करेगी ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर एंड द हेल्पलेस। ओके, तो यहां पे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है इसी को ही नक्सलिज्म कहा जाता है। नक्सलिज्म जो है ये ओरिजिनली इंडियन आइडियोलॉजी नहीं है, ये इंडियन नेम है ऑफ अ चाइनीज आइडियोलॉजी जिसको हम बोलते हैं माओइज्म। ओके, एंड माओइज्म इज द चाइनीज वर्जन ऑफ योर मार्क्सिज्म। ओके, तो ये सब क्या है? ये सब डिफरेंट वर्जन्स हैं ऑफ लेफ्ट विंग आइडियोलॉजीज, जिसमें सबसे पुरानी जो है वो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म है, उसका जो चाइनीज वर्जन बना वो माओइज्म बना, और जब ये इंडिया के अंदर में आया तो इसी को ही हमने नक्सलिज्म कहा। तो ये नक्सलिज्म जो टर्मिनोलॉजी है ये आती कहां से? तो हमने इंडिया के अंदर में मार्क्सिज्म या माओइज्म को नक्सलिज्म इसलिए कहा
बिकॉज ये जो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है ये ओरिजिनेट हुई थी इन द नक्सलबारी विलेज विच इज इन वेस्ट बंगाल। नक्सलबारी विलेज है वेस्ट बंगाल के अंदर में, और वहां पे मई 25 1967, द ईयर इज इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि नक्सलिज्म को ओरिजिन ईयर कौन सा था। तो 1967 के अंदर में नक्सलबारी विलेज वेस्ट बंगाल के अंदर में वहां पे एक पीजेंट रिवोल्ट हुआ जिसको जो लेफ्ट विंग के आइडियोलॉग्स थे उन्होंने सपोर्ट करा। ओके, और यहां पे ये जो पर्टिकुलर आपका पीजेंट रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था ये एक बहुत जेन्युइन पर्पस की वजह से हुआ था। एंड द रीजन वाज कि वहां पे जो लोकल लैंडलॉर्ड्स थे वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे लैंडलेस फार्मर्स को। ओके, जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनसे वो अपने पर्टिकुलर फील्ड को वहां पे कल्टीवेट कराते थे, फिर उनको कोई पेमेंट नहीं दिया जाता था। एट द सेम टाइम अगर लेट से किसी रीजन से उनकी फसल भी खराब हो गई है, उन्होंने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, तो भी दे वर सपोज टू पे द रेंट ऑन दोस पर्टिकुलर लैंड्स आल्सो। तो इस वजह से ये एक पीजन रिपोर्ट के फॉर्म में डेवलप हुआ। बट लाइक एनी अदर रेवोल्यूशन जो एक बहुत ही बिनाइन पर्पस से स्टार्ट होता है उसको मैलिग्नेंट होने में कोई टाइम नहीं लगता है, और ऐसा ही कुछ यहां पे हुआ। ओके, तो 67 में ऐसा होता है, और फिर जो लोग यहाँ पे वायलेंस के फेवर में थे कि नहीं हमें आर्म्ड रिवॉल्यूशन करके पूरे इंडिया में इसको रीच कराना है, तो 1969 के अंदर में जो इनके रेडिकल लीडर्स थे, दे ब्रोक अवे फ्रॉम सीपीआईएम। ओके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो मार्क्सिस्ट थे उनसे ब्रेकअप होके इन्होंने दूसरी पार्टी बना दी टू फॉर्म द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और सीपीआई एमएल। ओके, तो आप कई बार पढ़ोगे, कहीं पे आप पढ़ोगे सीपीआई एम, कहीं पे सीपीआई एमएल। ओके, तो एक तो इंडिया में आपकी पॉलिटिकल पार्टी है जो बहुत टाइम तक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी भी रही थी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसके अलग अलग वर्जन है डिपेंडिंग ऑन वो किस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। तो नक्सलिज्म को प्रमोट करने वाली या नक्सलिज्म को फेवर करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो बनी आपकी सीपीआई एमएल। ओके, तो सीपीआई एमएल बोला जाए या नक्सल पार्टी बोला जाए, एक ही बात होगी। मतलब कहीं पर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो नक्सलिज्म को प्रमोट करने के लिए सीपीआई नहीं है, सीपीआई एमएल है, जो थोड़ी सी एक्सट्रीमिस्ट है, थोड़ी क्या ज्यादा ही एक्सट्रीमिस्ट है व्हेन इट्स कम टू इट्स मोडस ऑपरेंडी। ओके, तो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जो सीपीआई है, दिस इज द वन व्हिच चोज आर्म्ड रिबेलियन एज द मोडस ऑपरेंडी फॉर रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया। तो इनिशियल जो पर्टिकुलर फेज था इनका, जो इनिशियल फेज था जब ये एकदम डेवलप ही हुआ था, दैट वाज फ्रॉम द पीरियड ऑफ 67 टू 75, और तब ये बेसिकली लिमिटेड था वेस्ट बंगाल और बिहार के अंदर में, तो उस रीजन के अंदर में लिमिटेड था। और जब इमरजेंसी इंपोज करी गई इंडिया में, सो दैट वाज द टाइम 75, जब इमरजेंसी भी इंपोज करी गई थी इंदिरा गांधी ने, तो उस टाइम में करीब करीब इसको सबड्यू कर दिया था, इसको एलिमिनेट करने में सक्सेस इन्होंने हासिल करी थी। फिर इसका रिसर्जेंस होता है 1980s और 90s के बीच में, इस पीरियड में। तो ये धीरे धीरे जो आइडियोलॉजी है ये होल्ड करना स्टार्ट करती है, नॉट जस्ट इन द वेस्ट बंगाल एंड बिहार। ऑल्सो जब मैं बिहार कह रहा हूं तो बिहार के अंदर में आप जो झारखंड है, बिकॉज झारखंड 2000 से पहले बिहार का ही पार्ट था, तो बिहार और झारखंड ये पूरा जो ट्राइबल बेल्ट है यहां पे अपना पर्टिकुलर हैंड जो है वो स्टैब्लिश कर रहा था। फिर वापस से रिसर्जेंस होती है जब नए टाइप के ग्रुप्स बनते हैं इन द अनडिवाइडेड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, एंड ऑल्सो अ माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर वाज स्टैब्लिश इन बिहार। ओके, तो जब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस, इस तरह के ग्रुपिंग्स क्रिएट होते हैं डिफरेंट स्टेट्स के अंदर में, तो वापस से इसका रिसर्जेंस होता है, जो आइडियोलॉजी है उसका जो कैडर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। और फिर फेज 3 के अंदर में 2004 से प्रेजेंट जो सबसे वायलेंट पीरियड था, जिसके बाद में गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक सिक्योरिटी मेजर्स लिए टू एलिमिनेट दिस पर्टिकुलर डिजीज, वो 2004 से लेके अब तक का पीरियड है, जिसमें ये जो सारे ग्रुपिंग्स हैं ये आपके मर्ज हो गए टू फॉर्म द सीपीआई माओइस्ट। तो सीपीआई एमएल से जो स्टोरी स्टार्ट हुई थी वो अब बन गई सीपीआई माओइस्ट। ओके, तो यहां पे सीपीआई एमएल जो ये एक बैंड पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया के अंदर में, और सीपीआई माओइस्ट भी एक बैंड पॉलिटिकल पार्टी है। ऑल्दो ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं, बट दीज आर रेवोल्यूशनरी ग्रुप। इंडिया इनको टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर चुका है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती हैं।
ओके और यहां पे क्या हुआ, जब से ये 2004 में इनका मर्जिंग हुआ, ये सारे ग्रुप साथ में आए, तब इन्होंने वायलेंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाया गया। और बहुत बार जो सीआरपीएफ के आर्म पर्सनल्स होते थे, लोकल पुलिस होती थी, उन सबको इन्होंने स्पेसिफिकली टारगेट करा। एंड देयर वर सर्टेन टाइम्स इन अ ईयर जब एक पर्टिकुलर साल के अंदर में 100 से 150 एंड इवन 200 पुलिसमैन, आर्म पर्सनल्स, आपके जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, उनको टारगेट करा जाता था, उनको किल किया जाता था बाय दीस माओइस्ट ऑल्सो। ओके तो ये पर्टिकुलर पीरियड है। बट अब हम इसके आगे का देखेंगे, अभी आगे की गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए और अब हम किस लेवल पे आ चुके हैं इनको कंट्रोल करने में। ओके लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनका आइडियोलॉजिकल बेसिस क्या है। तो आइडियोलॉजिकल बेसिस तो इनका चाइनीज थ्योरी ऑफ माओइज्म है, आइडियोलॉजी ऑफ माओइज्म है। तो माओइस्ट फिलोसफी से जो माओ जेडोंग ने दी थी और चाइना के अंदर में अप्लाई की जाती है, वहीं से इनका पर्टिकुलर ओरिजिन माना जाता है। कोर गोल क्या है, तो जैसे मैंने आपको समझाया, सीजिंग पॉलिटिकल पावर, सीजिंग पॉलिटिकल पावर बाय इनसर्कलिंग सिटीज फ्रॉम द कंट्री साइड। ओके तो जो विलेज एरियाज हैं वहां से सिटीज को इनसर्कल करा जाए और धीरे 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 वहां पे अपना एक कम्युनिस्ट सोसाइटी को स्टैब्लिश करा जाए पॉलिटिकल पावर को सीज करके। इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक बेसिस क्या है, सो अगेन इसकी जो रूट है, रूट तो बहुत अच्छी है, बिकॉज दे वांट कि यहां पे किसी भी पर्सन का, किसी भी ह्यूमन का कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी क्रिएट करी जाए, सो दैट ये जो पर्टिकुलर इश्यूज रेज होते हैं स्पेसिफिकली ऑफ द पुअर पीपल, ऑफ द ट्राइबल पीपल, उसको हम कहीं ना कहीं केटर कर पाए। तो जैसे कि आपका फार्म फेलियर हो गया तो एग्रेरियन डिस्ट्रेस कॉज हो रहा है, या फिर लैक ऑफ फॉरेस्ट राइट्स है, यहाँ पे लैंड एलियनेशन हो रहा है, इन सबको बेसिकली यहां पे ये कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट में आवाज उठाना चाहते हैं। ओके अब हम देखते हैं कि इसके हिस्टोरिकल फाउंडर्स कौन थे। तो 1967 में जब नक्सलिज्म को नक्सलबारी विलेज में स्टार्ट किया गया था, हु वर द लीडर्स जिन्होंने वहां जाके लेट्स से एजुकेट करा अबाउट दिस आइडियोलॉजी, टू द विलेजर्स। तो यहाँ पे तीन बड़े इंपॉर्टेंट नाम हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है चारू मजूमदार का, क्योंकि उनको फादर ऑफ नक्सलिज्म भी कहा जाता है। ही इज द वन जिन्होंने इसको थियोराइज किया था, चीफ थ्योरी जो नक्सलिज्म आज के टाइम में हम देख पा रहे हैं उसको समझने के लिए जो एक बेस दिया था वो चारू मजूमदार ने दिया था। तो एक नाम जो आपको जरूर से पता होना चाहिए नक्सलिज्म के फादर का, वो है चारू मजूमदार। इसके अलावा दो नाम और पता होने चाहिए, एक तो आपका कानू सान्याल, कानू सान्याल है, और एक नाम वो बहुत बार मिस हो जाता है, बट जंगल संथाल करके भी। तो ये तीन लोग हैं, एक नहीं तीन लोग हैं, डिफरेंट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, केम टुगेदर और यहां पे इन्होंने फिर सीपीआई एमएल जो है, सीपीआई एमएल जो है उसको स्टैब्लिश करा। एंड दैट इज द फोर्स, दैट इज द पॉलिटिकल पार्टी जिसने सीपीआई की आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने में हेल्प करी। ओके इसके अलावा व्हाट यू नीड टू नो इज हु इज द करंट लीडर ऑफ दिस पर्टिकुलर नक्सलिज्म। इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का, इस आइडियोलॉजी का कौन करंट लीडर है। तो अभी जो करंट लीडर है उनको वैसे तो उनका कॉमन नाम जो ज्यादा सुनने को मिलता है वो है देवू जी। ठीक है, देवू जी इज द नेम, बट उनका रियल नेम क्या है, उनका नाम है थिपिरी तिरुपति, थिपिरी तिरुपति है। और ही बिकेम द लीडर ओनली इन सितंबर 25, बिकॉज इनसे पहले जो लीडर थे, जनरल सेक्रेटरी बोला जाता है इनके लीडर को, नंबला केशव राव, ही वाज किल्ड इन अ पर्टिकुलर इन अ अटैक बाय द आर्म फोर्सेस। ओके तो इनका नाम भी है यहाँ पे, तो ये काम का नहीं है। हाँ अभी जो पर्टिकुलर लीडर को मारा गया, अभी जिस लीडर को मारा गया उनका नाम था गणेश उइके, जो उड़ीसा का इंचार्ज है। इनको अभी जो सिक्योरिटी का आपका ऑपरेशन किया गया उसके अंदर में हु वाज किल्ड, गणेश उइके वाज किल्ड। करंटली कौन अब लीडर है, तो देवू जी इज लीडर जिनका नाम है थिपिरी तिरुपति। तो जनरल सेक्रेटरी कौन है सीपीआई माओइस्ट ग्रुप का, तो इट इज योर थिपिरी तिरुपति देवू जी। ओके इससे पहले बसवराज थे हु वाज किल्ड दिस ईयर ओनली, तो दैट वाज आल्सो अ बिग अचीवमेंट ऑफ आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। और उसके बाद में दूसरा जो बड़ा अभी अचीवमेंट किया है वो गणेश उइके का है, जो उड़ीसा के इंचार्ज हैं उनको एलिमिनेट करके। ओके इसके अलावा आप बहुत बार एक टर्म सुनते होंगे, तो एक टर्म मैं आपको यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं विच इज अर्बन नक्सलिज्म। ओके अर्बन नक्सलिज्म, ये जो पर्टिकुलर टर्म है आपकी, ये जो टर्म है आपका, इसको पॉपुलराइज करा है आपके कहीं ना कहीं जो राइट विंग ग्रुप्स हैं उन्होंने, राइट विंग ग्रुप्स ने, एंड दे बेसिकली आर रेफरिंग टू द सिंपैथाइजर्स ऑफ नक्सल्स।
जो सिंपैथाइज करते हैं नक्सल से एंड दे बिलोंग टू द मिडिल क्लास और एजुकेटेड क्लास इन द सिटीज, तो अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ये एक पर्टिकुलर टर्म उन्होंने यूज करना स्टार्ट करा जो है अर्बन नक्सलिज्म। तो ये राइट विंग ग्रुप्स ने पॉपुलराइज करा है एंड हु दे एक्चुअली रेफर्स टू, या सिंपली अगर मैं बोलूं तो दीज आर द सिंपैथाइजर्स, sympathizers to Naxal cause in cities। तो ये बिलीव करते हैं नक्सलिज्म की आइडियोलॉजी में और ये इनडायरेक्ट सपोर्ट उनको प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कैसे ही करेंगे, इनका मोडस ऑपरेंडी, मेथड ऑफ वर्क क्या है, तो ये यूथ को रेडिकलाइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे क्लास के अंदर में कोई प्रोफेसर होगा जो नक्सलिज्म में बिलीव करता है, सो वो यहाँ पे डिबेट करेगा एक, और दे वुड ट्राई टू इंस्टिल दैट हाउ दिस नक्सलिज्म का आइडियोलॉजी इज गुड। दूसरा है ये लीगल एड प्रोवाइड करेंगे अरेस्टेड कैडर्स के लिए, तो समवन हु इज अ लॉयर लेट्स से, और वो नक्सलिज्म के साथ में यहाँ पे सिंपैथी रखता है नक्सल्स के साथ में, तो लीगल एड प्रोवाइड कर देगा। और तीसरा है क्रिएटिंग अ नरेटिव वॉरफेयर अगेंस्ट द स्टेट। अब ये नरेटिव वॉरफेयर क्या है, तो ये एक नरेटिव वॉरफेयर जो टर्म है ये भी अभी रिसेंटली ही थोड़ी पॉपुलर हुई है। अब नरेटिव वॉरफेयर रेफर करता है कि आज के टाइम में जो पर्टिकुलर कोई भी फाइट होती है, कोई भी जो फाइट होती है, इट इज बेसिकली अ फाइट ऑफ नरेशंस ओनली, नरेटिव्स ओनली। किसको, जो हमने स्टोरी पेश करी है, बीजेपी की स्टोरी अच्छी लगी है, कांग्रेस की स्टोरी अच्छी लग रही है, या फिर जो ये नक्सल स्टोरी दे रहे हैं आपको, क्या इससे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो नहीं हो रहे हो। तो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग योर ओन नरेटिव और लोगों को उसमें बिलीव कराना। ओके तो यहां पे ये भी क्या कर रहे हैं, स्टेट जो भी एक्ट कर रही है उसके अगेंस्ट में एक नैरेटिव बिल्ड करने का ये काम करते हैं कि यस, अगर आप यहां पे देखो कि प्रोटेस्ट कर रहा है कोई एंड दे आर क्लेमिंग कि जो स्टेट है वो यहां पे एक्सप्लॉइट कर रही है, दे आर ओनली फॉर द रिच, जबकि सिचुएशन शायद या जो रियलिटी उससे डिफरेंट हो। तो ये सब क्या होता है, ये सब होता है नैरेटिव वॉरफेयर, कि हमें पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना है बाय क्रिएटिंग अ नैरेटिव जो स्टेट के अगेंस्ट में अपोजिशन में हो। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंटली व्हाट आर द गवर्नमेंट स्टेप्स, और सिक्योरिटी फोर्सेस के कौन से वो स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं। तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि बिकॉज नक्सलिज्म एक इंटरनल सिक्योरिटी का इश्यू है, तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इट वुड बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अगर इंटरनल सिक्योरिटी का इश्यू होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहां पे उसमें इन्वॉल्व रहेगी। और इसमें कौन इन्वॉल्व है, इसमें जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीजन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीजन है, वो यहां पे आपका रिस्पॉन्सिबल रहेगा टू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके इसके बाद कौन कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो आपके सेंटर ने, आपकी स्टेट्स ने स्पेसिफिक स्टेप्स लिए हैं जिससे वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को यहां पे कंट्रोल कर सके। जैसे सीआरपीएफ, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन टू आंसर, तो आप इसको आंसर करिए। सीआरपीएफ ने एक स्पेसिफिक कमांड, एक स्पेसिफिक बटालियन क्रिएट करी जिसका फुल फॉर्म है कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। ये जो कोबरा फोर्स है ये आपकी स्पेशलाइज्ड फोर्स है, स्पेशली ट्रेन्ड है फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर। अब गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है, तो जो अनकन्वेंशनल वॉरफेयर होता है, लेट्स से कन्वेंशनल वॉरफेयर क्या हो गया कि दो जो आर्म फोर्सेस हैं वो आमने सामने भिड़ रही हैं बैटलफील्ड के अंदर में। गुरिल्ला वॉरफेयर जैसे कि आप किसी जंगल के अंदर में एक गुरिल्ला की तरह फाइट कर रहे हो कि यू डोंट नो कि जो आपका एनिमी है वो कहां से अटैक कर सकता है। और यूजुअली नक्सलिज्म भी कन्वेंशनल वॉरफेयर में बिलीव नहीं करते, वो छुप के अटैक करने में बिलीव करते हैं। तो यहां पे ये जो कमांडो बैटेलियन है, इट हैज बीन स्पेशली ट्रेन्ड कि कैसे आप यहां पे नक्सल्स के अगेंस्ट में फाइट कर सकते हो। तो सीआरपीएफ कमांडोज हो जाएंगे आपके कोबरा कमांडोज, देन ऑल्सो योर बीएसएफ एंड आईटीबीपी आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द रेस्पेक्टिव एरियाज ऑल्सो। इसके अलावा स्टेट लेवल पे भी जो आपकी आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने स्पेशल फोर्सेस क्रिएट करी हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये आंध्र प्रदेश जो अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश था उसकी क्रिएटेड बॉडी है। तो ये जो ग्रे हाउंड्स है, दिस इज अ वेरी स्पेशल फोर्स ऑफ द आंध्र प्रदेश पुलिस, जिसने बहुत सक्सेसफुली यहां पे उनको एलिमिनेट करने में सीआरपीएफ के कोबरा की, और या फिर सीआरपीएफ कोबरा ने ग्रे हाउंड्स की यहां पे हेल्प करी है। ऑल्सो वाई यू वुड थिंक सर नक्सलिज्म इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो स्टेट फोर्सेस क्यों इन्वॉल्व है, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। जो नक्सलिज्म है ये एक इंटरनल सिक्योरिटी का रीजन है, ये स्टेट स्पेसिफिक रीजन है। तो वहां पे हमें स्टेट को, स्टेट हैज अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, तो इसलिए यहां पे स्टेट को भी इन्वॉल्व होना रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा एसटीएफ है छत्तीसगढ़ की, जो सिमिलर टू ग्रे हाउंड्स है, जो भी आपकी स्पेशल ट्रेन फोर्स है। देन यू हैव डीआरजी,
यू हैव योर C60 जो महाराष्ट्र ने क्रिएट करी है। ओके, अब आप कहेंगे सर कि ये तो वेस्ट बंगाल बिहार में था, ये महाराष्ट्र तक क्या हो गया? तो यू हैव टू बिलीव मी व्हेन आई से इट, या फिर आपने शायद पढ़ा भी हो कि जब नक्सलिज्म अपने पीक पे था तो आउट ऑफ 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड यूटीज एंड 8 यूटीज, करीब करीब 20 स्टेट्स और यूटीज ऐसे थे जहां पे नक्सलिज्म का इंपैक्ट था। इट वाज अ बिग प्रॉब्लम, इट वाज द बिगेस्ट थ्रेट। जैसे कि अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट बताऊं हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का, उन्होंने 2004 में ये क्लेम करा था कि बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया इज नक्सलिज्म। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि 2004-5 में जो ये स्टेटमेंट दिया था, ये कितनी बड़ी बात है कि हमने पाकिस्तान, चाइना, इनको बिगेस्ट थ्रेट नहीं बताया। बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया वाज नक्सलिज्म एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। और इंडिया में ऐसे 20 प्लस स्टेट्स थी जहां पे नक्सलिज्म का इंपैक्ट था। जिस रीजन में नक्सलिज्म आपका फैला हुआ था, उस रीजन को हम रेड कॉरिडोर बोलते थे। सो कहीं पे अगर आप टर्मिनोलॉजी पढ़ो, रेड कॉरिडोर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि रेड, व्हाट इज रेड कॉरिडोर, तो यू शुड नो कि रेड कॉरिडोर रेफर्स टू नक्सल अफेक्टेड स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, अब काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, जिसमें सबसे फेमस, सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशन करा गया है वो है ऑपरेशन ग्रीन हंट, जो सेंटर और स्टेट फोर्सेस ने मिलकर कंडक्ट करा था। इट वाज अ मासिव ऑपरेशन बिकॉज इसे जस्ट पहले नक्सल्स ने सीआरपीएफ के कॉन्वॉय को टारगेट करा था एंड अराउंड 75 आर्म पर्सनल वर किल्ड इन दैट एम्बुश। और उसके बाद में हमने ऑपरेशन ग्रीन हंट लॉन्च करा। जॉइंट ऑफेंसिव था सेंटर और स्टेट की फोर्सेस, सीआरपीएफ, ग्रेहाउंड्स, एवरीवन केम टुगेदर टू फाइट दिस मेनेस ऑफ नक्सलिज्म इन 2009 एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल। इट वाज फ्रॉम दिस ऑपरेशन ग्रीन हंट कि उसके बाद में जो नक्सल्स हैं उनको वहां पे लॉसेस फेस करने पड़े एंड उनका जो इन्फ्लुएंस है इस एरिया में वो भी उनका रिड्यूस हुआ। दूसरा, अभी जो आप ऑपरेशन सुन रहे हो, अभी आपके सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में जो हम यहां पे सुन रहे हैं, जैसे आज भी हम क्या पढ़ रहे हैं कि गणेश उई के जो उड़ीसा के इंचार्ज थे, ही हैज बीन एलिमिनेटेड। तो दैट्स ऑल पार्ट ऑफ ऑपरेशन कगार। कगार पे लेकर आना है। तो एक मासिव आपका ऑनगोइंग 21 डे मिशन है जिसमें दे वांट टू एलिमिनेट ऑल द लीडरशिप ऑफ नक्सलिज्म, और उसके लिए ऑपरेशन कगार है। तो ये दो मेन ऑपरेशंस हैं, बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर डॉक्ट्रिन आपसे पूछ लिया जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डॉक्ट्रिन कौन सी है टू एलिमिनेट प्रॉब्लम्स ऑफ नक्सलिज्म, तो उसका जो नाम है वो है समाधान। इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डॉक्ट्रिन अगेंस्ट नक्सलिज्म। ओके, एंड व्हाट इज इट? इट इज समाधान डॉक्ट्रिन हो जाएगा आपका। इसके अलावा व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आप किसी भी आइडियोलॉजी को अगर आप ये सोचे कि हम उसको फोर्स से या वायलेंस से उसको रिमूव कर देंगे या उसको दबा देंगे, सो दैट इज नॉट द करेक्ट फॉर्म। बिकॉज जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, अंडरलाइंग कॉज है, जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करते हो, तो आज ये आइडियोलॉजी कल कोई और आइडियोलॉजी होगी, कल कोई और इसके लीडर्स होंगे जो उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे और आपसे फाइट करेंगे। और यहां पे अगर आप देखो कि मेजरली नक्सलिज्म वहीं पर ही अपना स्टैंड क्रिएट कर पाया, वहीं पर ही वो ग्रो कर पाया जहां पे आपके डेवलपमेंट के इश्यूज थे, तो इंडिया तो ग्रो कर रहा था बट दीज रीजंस वर नॉट ग्रोइंग। इंडिया तो ग्रो कर रहा है बट ये रीजंस ग्रो नहीं कर रहे हैं। यहां पे जो डेवलपमेंट है वो परकुलेट नहीं हो पाया है, और इसी के लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक एक्शन, सब स्पेसिफिक यहां पे स्टेप्स अनाउंस करे। जैसे कि आपका वेरी फेमस और ये बहुत रीसेंट है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसके अंदर में इंडिया की जो 100 मोस्ट अफेक्टेड या सबसे अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट थी, वहां पे स्पेसिफिक एक्शंस अनाउंस करे गए इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड पब्लिक यूटिलिटी। ओके, जैसे रोड तक नहीं थी तो बैकवर्ड रीजन्स को यहाँ पे नीति आयोग ने प्रोग्राम लॉन्च करा, जिसके अंदर में हमने जो हमारे सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड रीजन्स थे वहां पे सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को अपलिफ्ट करने के लिए हमने स्टेप्स अनाउंस करे। दूसरा इस की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, तो यहां पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज के लिए हमने स्पेसिफिकली
रोड रिक्वायरमेंट प्लान को यहाँ पे लॉन्च करा, और जिसके थ्रू हम यहाँ पे जो सिंपली आपके बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स क्रिएट हो रहे थे, मतलब कि वहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा था और वो नक्सल्स के हॉटस्पॉट्स बन गए, उसको बेसिकली काउंटर करने के लिए हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करा और दूसरा मोबाइल टावर सेटअप करे, सो दैट कम्युनिकेशन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर में और उनका जो कनेक्शन है, लेट्स से फिजिकल जो उनके बीच में कनेक्टिविटी है, वो भी इंक्रीज हो चुके। ओके और तीसरा है वी हैव ऑल्सो प्रमोटेड अ सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। तो ऐसा नहीं है कि सबको ही एलिमिनेट किया गया है, देयर माइट बी सर्टेन चेंज ऑफ हार्ट्स। अब वो हो सकता है कि उनको वायलेंस से प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस एक्शंस ले रहे हैं उसके डर में शायद वो आप सरेंडर करना चाहें। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने वो भी ऑप्शन ओपन रखा है। इवन जिन्होंने पहले बहुत ही हीनियस क्राइम्स करे, इवन उनको भी वन टाइम का सरेंडर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी दिया गया है, जिसमें कैश इंसेंटिव्स मिलते हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है और उन केडर्स को लैंड भी दी जाती है जो अपने आर्म्स ले डाउन करने के लिए एग्री कर जाते हैं। ओके तो लेकिन अगर किसी ने बहुत हीनियस क्राइम्स करे तो यूजुअली उसको एक जेल टर्म भी प्रोवाइड करी जाएगी, उनके अगेंस्ट में केसेस होंगे, बट बहुत ही माइल्डली उनके अगेंस्ट में एक्शन किया जाता है, प्रोवाइडेड कि वो एग्री करे कि अब वो वापस से वायलेंस का रूट चूज नहीं करेंगे। ओके तो ये भी हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल पॉलिसी रही है। प्रेजेंट स्टेटस क्या है, तो अभी देखिए रेड कॉरिडोर जो मैंने आपको बताया था कि स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड बाय नक्सलिज्म, ये आपके ड्रॉप हुए हैं 126 से 2014 में टू जस्ट 12 to 18 इन 2025। तो यू कैन सी हियर कि हमने उसको करीब करीब 90% यहां पे कंट्रोल कर लिया है। और हमारा गोल क्या है नक्सल फ्री इंडिया का, सो इट इज योर मार्च 31 2026। तो कंप्लीटली एलिमिनेट करने का नक्सलिज्म को टारगेट हमारा क्या है, मार्च 31 2026, और यहां पे हम कुछ प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। एक और आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड ही टॉपिक है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड लिंक टू एनपीआर विद डिटेल्स ऑफ 119 करोड़ रेसिडेंट्स एज पर दी गवर्नमेंट। अब देखिए ये जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, अब देखिए अगर आपने एक दो दिन पहले न्यूज एनालिसिस देखा होता तो हमने एनआईजी क्या है इसको डिटेल में डिस्कस करा था, बिकॉज वहां पे गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था कि जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है इसको हम सेंटर और स्टेट की जो पुलिस फोर्सेज है उसको इंटीग्रेट करेंगे, और एवरी पुलिस फोर्स, every security force would have the data which is in the national intelligence grid, so that यहां पे क्राइम को सॉल्व करना, क्राइम में एक्शंस लेना थोड़ा आसान हो सके, इन्वेस्टिगेट करना आसान हो सके। और यहां पे गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा है कि जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का डेटा है इसको हम एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के साथ में भी कनेक्ट करने वाले, यानी कि जो एनपीआर में डेटा है गवर्नमेंट के पास में सिटीजन्स का, उस पर्टिकुलर डेटा को ये नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड पे अवेलेबल कर देंगी। तो किसी को कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, किसी को कोई क्राइम को सॉल्व करना है, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल डेटा प्रोवाइड करेगा। ओके तो नेट ग्रिड क्या है, इट्स अ सिक्योर इंडिजिनस आईटी प्लेटफॉर्म। इट इज बेसिकली कि आपका जो इंटेलिजेंस है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो इस ग्रिड के ऊपर पे अवेलेबल होगा, जो इजीली कोऑर्डिनेट करा जा सकेगा। रियल टाइम एक्सेस प्रोवाइड करता है तो पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्टेट में और सेंटर की जो फोर्सेज, इन्वेस्टिगेशन फोर्सेज हैं, इन सबके पास में ये सिक्योर डेटाबेस अवेलेबल होता है। बहुत ही वाइड डेटाबेस है। इसको 2009 में कंसेप्चुअलाइज किया गया था। तो ये आपका नेट ग्रिड कब आया है, इट केम इन द ईयर 2009। ओके नॉट केम मतलब कॉन्सेप्ट इसका आया था कि हमें ऐसा चाहिए, और इसको किस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद में ये समझा गया कि इसको करना जरूरी है। सो इट इज 26/11 मुंबई टेरर अटैक। मुंबई टेरर अटैक में हमने देखा कि हमारे पास में डेटाबेस नहीं है, कोऑर्डिनेट करने के भी वहां पे स्कोप कम था। तो इसलिए 26/11 के बाद में वी डिसाइडेड कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जिसको हमने फाइनली 2023 में जाके ऑपरेशनल करा है। तो कंसेप्चुअलाइज 2009 में हुआ है, ऑपरेशनल नेट ग्रिड कब से हुआ है, 2023 के अंदर में आया है। और इसका जो डेटा है वो गवर्नमेंट के पास में नहीं होता, गवर्नमेंट के सब डिपार्टमेंट के पास में नहीं जाएगा, ये सिर्फ किसके पास में जाएगा, जो आपके सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे वो सेंटर लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो। और यहां पे गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा है कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के साथ में हम इंटरकनेक्ट करेंगे जो हमारा एनपीआर का डेटा है। तो ये एनपीआर क्या होता है, सो दिस इज योर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसको आप कंफ्यूज मत कर लेना एनआरसी से, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो यहां पे क्लियरली क्या लिखा है, पॉपुलेशन लिखा है। तो
पूरी जो पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो सिटीजन है या नॉन सिटीजन है, कोई वर्क पर्पस के लिए भी इंडिया में रह रहा है, टेम्पररी रह रहा है, वो भी एनपीआर का पार्ट तो होगा जो 6 महीने से ज्यादा रह रहा है, बट वो एनआरसी का पार्ट नहीं होगा। एनआरसी वुड बी अ स्पेसिफिक रजिस्टर विच वुड कंटेन द डिटेल्स ऑफ और द नेम्स ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, ये हो जाएगा एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस। और उससे एक स्टेप पहले क्या होता है, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसमें अ डेटाबेस ऑफ यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया आर देयर। ठीक है, तो यूजुअल रेसिडेंट्स के लिए इसमें डेटा होता है और इसको अब डेटा कलेक्ट करना हमने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले 2010 में हमने इसका, जब 2011 का सेंसस हम कंडक्ट कर रहे थे, तो 2010 में फर्स्ट टाइम हमने एनपीआर का डेटा लिया था और 2015 में हमने इसको फिर से इसको अपडेट करा है। ओके, और अब इसको सेंसस जो 21 में था उसमें अपडेट करने की बात थी, अब सेंसस 2027 के लिए, सेंसस 2027 के अंदर में इसको अपडेट करने की बात चल रही है। ओके, तो कोविड 19 की वजह से 21 सेंसस तो हो नहीं पाया था और अब सेंसस 27 आएगा, तो वहां पे हम एनपीआर का, यूजुअल रेसिडेंट्स का डेटा कलेक्ट करेंगे। यूजुअल रेसिडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसी यूजुअल रेसिडेंट्स में से आपकी जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस है, उसको आप क्रिएट करोगे। ओके, और यहां पे क्या डिसाइड करा गया है कि नेटग्रिड और एनपीआर के डेटा को यहां पे कोलेट किया जाएगा, लिंक किया जाएगा नेटग्रिड के साथ में। तो लेट से अगर कोई पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ये होता है कि एक्यूज नहीं है क्राइम के अंदर में, बट पुलिस को उनसे भी कोई पूछताछ करनी है या पॉसिबली फ्यूचर में हो सकता है कि ही माइट बी मेड एन एक्सक्यूज। तो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो आप वर्ड सुनते हो, इसका मतलब ये होता है कि समवन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर इंसिडेंट। तो वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कोई डिटेल चाहिए हो, फैमिली की डिटेल चाहिए हो, तो वो सब एनपीआर पे अवेलेबल होंगी। तो यहां पे सिक्योरिटी एजेंसीज के पास में एनपीआर के थ्रू वो डेटा भी अवेलेबल हो जाएगा और इससे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और ट्रैकिंग करना भी आसान होगा। लेकिन आप यहां पे इसका नेगेटिव भी समझिए, यहां क्या लिखा है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और ट्रैकिंग करना भी आसान होगा। यानी कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस या गवर्नमेंट किसी को ट्रैक करना चाहती है तो नेट ग्रिड के थ्रू ये करना भी आसान हो जाएगा। ओके, तो ये आपकी सिक्योरिटी, प्राइवेसी के लिए भी नेगेटिव एक इंपैक्ट भी पोज कर सकती है, तो ये भी आपको समझने की जरूरत है। ओके, अभी जो एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो ये नेटग्रिड ने अनाउंस करा है कि यहां पे वो एनपीआर को लिंक करेगा, उसने एक और यहां पे अपना एनालिटिकल टूल इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है गांडिव। अब ये जो गांडिव है ये क्या है, इसका एक महाभारत से लिंकेज है। तो अर्जुन का जो बो था, बो या अर्जुन बो या धनुष, उसका नाम गांडिव था और ये कभी भी क्या है, अपने निशाने से नहीं चूकता था और इसको तोड़ना, इसको यूज करना भी बहुत मुश्किल था। इट वॉज अ वेरी हैवी बो और सिर्फ अर्जुन इसको यूज कर पाता था और इसी को नाम रखा गया, जो आपका एनालिटिकल टूल है नेटग्रिड पे, उसका नाम क्या रखा गया है, गांडिव रखा गया है। और इसका क्या क्या यूज करा जाएगा, डेटा कलेक्शन में यूज होगा, डेटा एनालिसिस में काम होगा, फेशियल रिकॉग्निशन में ये बहुत हेल्पफुल है। तो गांडिव जो है फेशियल रिकॉग्निशन के लिए और एंटिटी रेजोल्यूशन के लिए, कि डेटाबेस में से अगर मुझे किसी, कोई लेट से मेरे पास कोई फेशियल स्केच आया, उसको मुझे मैच कराना है, तो ये सब गांडिव के थ्रू पॉसिबल हो पाएगा। ओके, तो एक्सेस भी इजी हो जाएगा, डेटा कलेक्शन भी इजी हो जाएगा, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर में इनकॉर्पोरेटेड है और एंटिटी रेजोल्यूशन यानी कि आइडेंटिटी को मैच करने का जो काम है वो ये पर्टिकुलर जो टूल है ये हेल्प करेगा। तो इट्स अ एनालिटिकल टूल ऑन नेटग्रिड, तो ये है गांडिव। तो ये भी एक क्या है, एक सीधे सीधे वन लाइनर आ गया आपका। तो ये अलग से भी आ सकता है, क्लैट में पैसेज के अंदर में भी अगर नेटग्रिड, एनपीआर, एनआरसी का क्वेश्चन आता है तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो एक और इंपॉर्टेंट डे है, मैंने आपको दो तो बता ही दिए थे, वीर बाल दिवस है और सरदार उधम सिंह की आज यहाँ पे सेंटिनरी है। इसके अलावा आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखिए आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का कितनी जगहों पे न्यूज आ रहा है, फर्स्ट पेज पे भी न्यूज आया, जो सबसे पहली न्यूज हमने नक्सलिज्म की पढ़ी वो भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से रिलेट करती है, उसी के एक टाइप ऑफ सीपीआई से। और अभी यहां पे क्या है, एक और हमने आर्टिकल पढ़ रहे हैं विच इज बेसिकली रिगार्डिंग कि जो आपकी सीपीआई पार्टी, ओरिजिनल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, उसके 100 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं ऑन December 26, 2025। तो December 26, 2025 को इसके 100 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। ये कानपुर में क्रिएट करी गई थी ऑन 26 December 1925। एंड अभी शायद आपको नहीं रियलाइज हो क्योंकि अभी आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इतनी इंपॉर्टेंट नहीं दिख रही है, बट एटलीस्ट टिल 2010
या 2008 कह सकते हो। 2008 के बाद से थोड़ी इसकी इंपॉर्टेंस कम हुई है, बट 2008 से पहले तक इट वाज वन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो आइडियोलॉजिकली एंड ऑल्सो पॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा इंफ्लुएंस रखती थी ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स। कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी का जो सोशलिज्म था, इट वॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टीज इन्फ्लुएंस ऑन दी गवर्नेंस। और अगर मैं बात करूं जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर कांग्रेस, द बिगेस्ट पार्टी, द सेकेंड बिगेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज सीपीआई ओनली। ओके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ही सबसे बड़ी पार्टी थी। और ये जो पर्टिकुलर इनका क्रेडिट है, ये जो इनकी पोजीशन है, ये 2008-2009 तक भी सिक्योर थी। आज भी कुछ पॉकेट्स हैं बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उधर पे जहां पे सीपीआई का आज भी अच्छा वोट बैंक है। ओके, तो 1925 दिसंबर में कानपुर में क्रिएट करी थी, तो इस पार्टी के भी 100 ईयर्स हो चुके हैं। एंड नाउ द बिगेस्ट टास्क विच दे हैव इज to maintain their influence on the people of India, to keep them significant। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि आज के टाइम में इनके सर्वाइवल पे ही क्वेश्चन उठ रहा है, तो ये कैसे अपने आप को सिग्निफिकेंट रख सकती है, कैसे अपने आइडियोलॉजी को नेक्स्ट सेंचुरी तक कंटेन कर सकती हैं, ले जा सकती हैं, यही इनका भी पर्टिकुलर यहां पे गोल है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बिल्ड अ रेवोल्यूशनरी पार्टी रूटेड इन मार्क्सिस्ट थ्योरी इन इंडियन कंडीशंस। ओके, तो मार्क्सिज्म जो है, जो एक क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है, तो वो यहां पे भी ये क्रिएट करना चाहते हैं कि देयर शुड नॉट बी अ रिच क्लास एंड अ पुअर क्लास। यहां पे एक इगैलिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए। अगेन जस्ट हमने नक्सल में पढ़ा है, वैसी ही सेम आइडियोलॉजी है यहां पे, बट रूटेड इन इंडियन कंडीशंस। इंडियन कंडीशन से मतलब यह है कि यहां पे क्लास सिस्टम नहीं वर्क करता, यहां पे कास्ट सिस्टम वर्क करता है, और कास्ट सिस्टम एक टाइप से यहां पे क्लास सिस्टम की तरह ही वर्क कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पे कास्ट सिस्टम को इन्हें एंड करना है और एक इगैलिटेरियन सोसाइटी क्रिएट करनी है। इसकी आइडियोलॉजिकल या हिस्टोरिकल रूट्स क्या है, सीपीआई का क्रिएशन कैसे हुआ? सो इट इज रूटेड इन कॉलोनियल कैपिटलिज्म। उसको अपोज करने के लिए जो कॉलोनियल कैपिटलिज्म हो रहा था इंडिया में, आसपास के कंट्रीज में, उसके ही रिस्पांस में सीपीआई इमर्ज हुआ। एंड दूसरा, यस वेरी कॉमन, ब्रिटिश रूल के अंदर में जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता था, जिसमें भी एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा था? जो लैंडलेस फार्मर था, जो पुअर था, डाउन ट्रोडन था। ओके, दूसरा ब्रिटिश इंपेरियलिज्म, कि दे बिलीव कि जो ब्रिटिश इंपेरियलिज्म है उसने इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को यहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रिलेशंस यहां पे पॉलिसीज यूज करी, और इंडियन इकोनॉमी को सबऑर्डिनेट कर दिया टू फॉरेन कैपिटल। इसलिए जो सीपीआई होती है, जो आपकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, वो इंटरनेशनल ट्रेड को, ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंट बनाता है किसी कंट्री को ऑन दी फॉरेन कंट्रीज। ओके, ये जो पर्टिकुलर आपको मैप दिख रहा है, ये जो डायग्राम दिख रहा है, इट इज दी मैप ऑफ सीपीआई। यहां पे अगर मैं सीपीआई लिख दूं रेड में, व्हाइट में सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा? आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फ्लैग हो जाएगा। बना ही देते हैं। सो दिस इज योर सीपीआई फ्लैग। एज यू कैन सी हियर, इनका फ्लैग में क्या होता है? इट इज अ सिकल एंड हैमर। तो यही कम्युनिस्ट पार्टी का रहा है, सिकल एंड हैमर। और ये क्या शो करता है? इट शोज रिफॉर्म, रेजिस्टेंस एंड प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स। सो इट इज अ सिंबल ऑफ दीज थ्री थिंग्स। इसके अलावा व्हाट यू नीड टू नो इज कि इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ ट्रेड यूनियंस एंड अदर टाइप्स ऑफ यूनियंस क्रिएट करी हैं, जो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट क्लास के लिए यहां पे प्रोटेस्ट करती हैं, उनके फेवर के लिए गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट करती है, अपील करती है। जिसमें सबसे फेमस इनकी है AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अब आपको लगेगा कांग्रेस तो शायद कांग्रेस से रिलेटेड है, नहीं। AITUC जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की ट्रेड यूनियन है, जो डिफरेंट फैक्ट्रीज के अंदर में फॉर्म करी जाती है टू फॉर बेसिकली लेबर वेलफेयर। ओके, लेबर वेलफेयर, टू बार्गेन फॉर देयर राइट्स, इसके लिए बनाई जाती है। और एक टाइम पे ये इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन होती थी। दूसरा है ऑल इंडिया किसान सभा। तो यहां पे तो आपको दिख ही रहा है कि ये फार्मर्स यूनियन के लिए है। एंड देयर वेरी फेमस AISF, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। तो जो लोग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में, जो स्टूडेंट्स कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, वो लोग इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, इस ऑर्गेनाइजेशन को यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मेन इनकी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। एक और न्यूज देखते हैं हिंदू के अंदर में। अब देखिए, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अभी एक गवर्नमेंट की ही रिपोर्ट आई है, जो रजिस्ट्रार जनरल का ऑफिस है, जो सारे ये सैंपल्स को कलेक्ट करता है, तो उसकी सैंपल
सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की एक रिपोर्ट आई है, टाइटल है एनुअल रिपोर्ट ऑन मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ 2023। तो थोड़ा लैग से आता है इसका, 25 एंड में 23 का यहाँ पे डेटा कंपाइल करा गया है। और ये रिपोर्ट किस चीज की रिपोर्ट है कि जब भी कोई हॉस्पिटल में डेथ यहां पे रिपोर्ट करी जाती है तो उसमें कॉज ऑफ डेथ ये रिपोर्ट करते हैं, कॉज ऑफ डेथ क्या रहा है। तो उसमें मेडिकल सर्टिफिकेशन में कॉज ऑफ डेथ क्या है, उसके अकॉर्डिंगली दे हैव ट्राई टू फाइंड आउट कि इंडिया में कौन सी वो डिजीजेस हैं, कौन सी वो इलनेसेस हैं जिससे सबसे ज्यादा डेथ कॉज होती है। एंड इसके अंदर में रिपोर्ट में क्या है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम के एलिमेंट हैं वो सबसे ज्यादा डेथ कॉज कर रहे हैं 2023 में। ऐसा नहीं है कि ये कोई अनयूजुअल है या डिफरेंट है पिछले साल से। 2022 में भी सबसे ज्यादा जो डेथ कॉज थी वो भी किसी ना किसी सर्कुलेटरी सिस्टम एलिमेंट की वजह से रिपोर्ट करी गई थी। और 23 में चाहे 4% का डिक्रीज है, बट अभी भी टॉप स्पॉट किसने रख रखा है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स एलिमेंट ने ही रख रखा है। कौन इसको रिलीज कर रहा है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ओके और आपको क्या पता होना चाहिए कि यहां पे सबसे ज्यादा केसेस किसने, लीडिंग कॉज क्या है डेथ्स का इंडिया में 2023 में, इट इज द डिजीज ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर आप कहीं पे भी पढ़ो कि सबसे मेडिकल सर्टिफिकेट्स कॉज ऑफ डेथ के सबसे ज्यादा किस में आ रहे हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम एलिमेंट की वजह से यहां पे कॉज हो रहे हैं। तो क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, कि कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज है या पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई डिजीज है, तो यूजुअली दैट इज द मेन कॉज कि जिस वजह से कोई डेथ कॉज हो रही है किसी हॉस्पिटल के अंदर में। ओके 22 में भी यही डेटा था। और अगर एज कोहोर्ट देखा जाए कि किस एज ब्रैकेट के अंदर में सबसे ज्यादा हो रहा है, तो आई एम यूजिंग द वर्ड एज कोहोर्ट। एज कोहोर्ट, एज का कौन सा वो ब्रैकेट है, कोहोर्ट। ठीक है, तो ये है अबव 70 ईयर्स। ओके अबव 70 ईयर्स, तो डिक्लाइन तो हुआ है बट स्टिल हाईएस्ट कॉज कौन सा है, यही हाईएस्ट कॉज है इसका। ओके तो ये एक मोर और लेस वन लाइनर ही न्यूज हो जाएगी आपकी। ओके सर्कुलेशन सिस्टम कॉजेज मोस्ट डेथ्स इन 2023 एज पर द रिपोर्ट। ओके नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अगेन एक और डिजीज से रिलेटेड है, तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। लाइक आई ऑलवेज टेल यू, जो हिंदू पढ़ते हैं आपका उसमें साइंस का सेक्शन आता है, कई बार साइंस नाम से आ जाएगा, जैसे आज का जो आया है वो हेल्थ नाम से आया है। दो पर्टिकुलर उसमें आर्टिकल हैं, दो आर्टिकल्स हैं जिसमें एक आर्टिकल रेबीज के ऊपर पे। अब देखिए ऐसे आर्टिकल प्लीज मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप उनको अच्छे से रीड करिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलती है इस टाइप के आर्टिकल से। स्पेसिफिकली इंग्लिश और रीजनिंग के बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स या ऐसे कॉमन वोकैब जो यूजुअली हम यूज नहीं करते हैं, उसको आप यूज टू होना चाहिए, फैमिलियराइज होना स्टार्ट हो जाते हो। ओके तो यहाँ पे जो आर्टिकल आया वो बात कर रहा है कि जो रेबीज है ये एक क्रूअल एंड एक्सपेंसिव डिजीज है। क्रूअल है बिकॉज इसका कोई क्योर नहीं है, एंड दूसरा यूजुअली ये जो इंडिया के सबसे ज्यादा इम्पोवरिश्ड कम्युनिटी है, जो पुअर कम्युनिटी है, दे आर द वन हु आर द who basically face the death of this particular disease। क्यों, क्योंकि यूजुअली जो रिच पर्सन है वो तो इसका ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पाता है, बट एक पुअर पर्सन ना तो उसको वैक्सीन मिल पाती है इसकी कभी, और ना ही वो इसका क्योर कर पाता है। एटलीस्ट जो उसको जो हॉस्पिटल केयर मिल सकती है वो हॉस्पिटल केयर भी नहीं मिलती, बिकॉज इट इज अ वेरी अगली डिजीज। इसमें जो उसके सिम्टम्स होते हैं, जो उसका वायरस का डेवलपमेंट होता है, ये बहुत ही पेनफुल होता है। एंड वो पेशेंट जो होता है दे आर आस्किंग फॉर डेथ ऑफ देमसेल्व्स, खुद मौत की भीख मांग रहे होते हैं वहां पे आप लोगों से कि प्लीज मुझे मार दो, क्योंकि ये इतनी ज्यादा क्रूअल डिजीज है। ओके लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए सबके अलावा कि जो रेबीज है इसका बेसिस क्या है, ओरिजिन क्या है, किस टाइप का ये डिजीज है, क्या इसकी कोई वैक्सीन होती है, क्या इसका कोई क्योर है या नहीं है। तो ये मेन पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। इंडिया या कौन सी कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा रेबीज के केस होते हैं, डेथ कॉज्ड बाय रेबीज सबसे ज्यादा किस स्टेट में, ये सब आपको पता होनी चाहिए, नॉट स्टेट बट कंट्री। ओके तो ये एक वायरल जूनोटिक डिजीज है। वायरल का मतलब है कि इसका जो रिजर्वायर है या कॉज है वो एक वायरस होता है। ओके इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस। जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है, व्हाट इज अ जूनोटिक डिजीज, जो एनिमल टू ह्यूमन स्प्रेड होती है। जूनोटिक डिजीज जिसमें एनिमल टू ह्यूमन स्प्रेड होती है, कॉज्ड बाय अ न्यूरोट्रॉपिक वायरस। न्यूरोट्रॉपिक वायरस का मतलब ये हो गया कि ये नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। ठीक है, किसको अटैक करेगा, ये नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। ट्रांसमिट कैसे होता है, तो मैनी पीपल बिलीव कि डॉग बाइट से ही कॉज होता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि डॉग बाइट से हो। इवन अ स्मॉल स्क्रैच,
एक अगर रैबिट डॉग है जिसके रेबीज है तो उसके स्क्रैच से भी आपको हो सकता है, या फिर अगर आपका कोई ब्रोकन स्किन है या उसका म्यूकस है अगर वो आपकी बॉडी में कैसे भी एंटर करता है तो उसके लिक से भी, इनसे भी आपको हो सकता है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्टूडेंट्स या यू स्टे अवे फ्रॉम स्टे डॉग्स, या फिर अगर इन केस आपको किसी ऐसे डॉग के जिसका आपको वैक्सीनेशन का पता नहीं है, अगर वो आपको स्क्रैच कर देता है, इन केस बाइट कर देता है या लिक कर लेता है, तो आपको रेबीज का जो इंजेक्शन है, वैक्सीन है, उसको जल्दी से जल्दी लगवाना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसका कोई क्योर नहीं है। तो यस, द आंसर इज कि यस देयर इज अ वैक्सीन फॉर रेबीज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन फॉर रेबीज। तो वैक्सीनेशन तो पॉसिबल है, यानी प्रिवेंशन तो पॉसिबल है, बट सैडली देयर इज नो क्योर, इसका कोई क्योर नहीं है। 100% द मोर्टेलिटी रेट इज ऑलमोस्ट 100%, यहां पे लिखा हुआ भी है। एक बार अगर सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए तो फिर 100% फेटल है, इसका कोई क्योर नहीं है, एंड द डेथ इज अ गिवन। आज तक ऐसे वर्ल्ड में ऐसे 10 to 12 केसेस हैं, टोटल 10 to 12 केसेस हैं जहां इंटेंसिव केयर के बाद में उस पर्सन को, उस जिसको रेबीज हुआ तो उसको बचाया जा चुका है। सो यू कैन सी हियर कि इतने सारे केसेस में सिर्फ 10 to 12 केसेस इतनी इसकी हिस्ट्री में हुए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 100% फेटल डिजीज है आपकी ये। प्राइमरी रिजर्वायर कौन है इंडिया में? डॉग्स इसके प्राइमरी रिजर्वायर है, बट डॉग से भी हो सकता है ये, डॉग के बाइट से। कैट्स भी इसको कैरी करते हैं, स्क्विरल्स जो होते हैं वो भी इसको कैरी करते हैं, और जो बैट्स होती हैं वो भी इसको कैरी करती हैं। ओके, सो प्लीज डोंट बी अंडर द इंप्रेशन कि सिर्फ डॉग बाइट से रेबीज होता है। इवन कैट्स के, स्क्विरल्स के, बैट्स के, इनके भी बाइट से, लिक से, स्क्रैचेस से, आपके टच से भी ये चीज हो सकती है। और अगर बर्डन ऑफ रेबीज देखा जाए तो वर्ल्ड में अराउंड 60,000 डेथ होती हैं, जो बाकी कंट्रीज में तो डिवाइडेड है, बट प्राइमरली सारी डेट जो है, डेथ जो है कहां हो रही है? इंडिया में हो रही है। 20,000 अबाउट 20,000 डेथ्स, यानी वर्ल्ड की 1/3 डेथ्स, 33% कहां पे हो रही हैं? इंडिया के अंदर में हो रही हैं। और सबसे ज्यादा जो डेथ भी कॉज होती हैं वो हाईएस्ट यहाँ पे, यानी वैक्सीनेशन रेट भी जो है वो बहुत लो है। एंड सैडली ये जो आर्टिकल है किस चीज की बात कर रहा है कि ये सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट कर रही है? पुअर एंड वल्नरेबल को, क्योंकि उनको ही सड़क के आसपास रहना होता है, स्ट्रे डॉग्स उनके आसपास होते हैं, तो अगर उसने बाइट कर लिया और अगर उसको रेबीज था तो वो इजीली आपको ट्रांसमिट कर सकता है। पुअर लोग क्योंकि इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते तो दे यूजुअली अवॉइड सच काइंड ऑफ इंसिडेंट्स, और उस वजह से ये जो वायरस होता है ये बॉडी में इजीली एंटर कर जाता है। ओके, तो ये है विद रिगार्ड टू रेबीज। नेक्स्ट पे आते हैं, तो एक पर्टिकुलर यहां पे एजेंसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, जिसको बोला जाता है किम्बरली प्रोसेस। इट्स अ किम्बरली प्रोसेस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है। इंडिया उसको अब थर्ड टाइम चेयर करने वाला है। India is going to chair this particular organization for the third time from January 2026। तो पहली बार नहीं हो रहा, तीसरी बार इसको करेगा। अब ये किम्बरली प्रोसेस क्या है? तो किम्बरली प्रोसेस रिलेट्स टू या वांट्स टू प्रिवेंट ट्रेड इन कन्फ्लिक्ट डायमंड्स। तो एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कन्फ्लिक्ट डायमंड्स बोलते हैं, या फिर इनको ब्लड डायमंड्स भी कहा जाता है। देयर इज अ वेरी फेमस मूवी ऑफ लियोनार्डो डी कैप्रियो जो ब्लड डायमंड की ट्रेड से लीड करती है। सो व्हाट इज ब्लड डायमंड और कन्फ्लिक्ट डायमंड? तो डायमंड का जो मेजर माइनिंग है वो अफ्रीकन कंट्रीज में होता है, एंड दीज आर दोज कंट्रीज जहां पे बहुत सारे रिबेल ग्रुप्स वर्क करते हैं। दे इन्वॉल्व इन ह्यूमन राइट्स वायलेशन, दे इन्वॉल्व इन different civil wars in a country, they are involved in criminal activities in a country, or they are the one who are controlling these diamond mines। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर को कंट्रोल करने के लिए, उन रिबेल को यहाँ पे डी प्रमोट करने के लिए एक किम्बरली प्रोसेस इनिशिएट करा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, एंड उसके अंदर में दे वांट टू कंट्रोल द ट्रेड इन कन्फ्लिक्ट डायमंड्स और ब्लड डायमंड्स। ओके, तो कन्फ्लिक्ट डायमंड, ब्लड डायमंड्स को कंट्रोल करने के लिए किम्बरली प्रोसेस स्टार्ट किया गया था। तो किम्बरली प्रोसेस कैसे करता है? तो किम्बरली प्रोसेस इज द बॉडी जो यहां पे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। इट्स अ सर्टिफिकेशन स्कीम, सर्टिफिकेशन स्कीम। तो इंटरनेशनली आप वो ही डायमंड्स को बाय कर सकते हो। एक ट्रेड जो होती है, इंटरनेशनल ट्रेड जो होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो उन्हीं पर्टिकुलर डायमंड्स का हो सकता है जो किम्बरली प्रोसेस के अंदर में सर्टिफाइड है। तो अगर सर्टिफिकेशन नहीं है तो पॉसिबली इट्स अ ब्लड डायमंड, इट इज अ कन्फ्लिक्ट डायमंड की किसी कन्फ्लिक्ट जोन से निकल के आए जहां पे पॉसिबली वहां पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वहां पे फोर्सेस, वहां की कॉमन पॉपुलेशन का। तो इसलिए अब इंडिया जो है इसको थर्ड टाइम चेयर करेगा। 2003 के अंदर में इसको इनिशिएट किया गया था। इसमें एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर है, तो सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं,
गवर्नमेंट भी इसका पार्ट है, इंटरनेशनल डायमंड इंडस्ट्री भी इसको ज्वाइन कर चुकी है और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी इसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट कैंपेन्स करती रहती है। तो व्हाट आर कॉन्फ्लिक्ट डायमंड? दे आर आल्सो नोन एज ब्लड डायमंड्स एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड क्या होता है। फिर भी यहाँ पे मैंने लिखे हुए 3 पॉइंट जिससे आप समझ पाओ कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स है क्या है। रिबेल ग्रुप्स या देयर एलाइज यूज करते हैं अपने आप को फंड करने के लिए, आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स को फंड करने के लिए यूज किया जाता है और लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स को यहाँ पे डिस्टेबलाइज करने के लिए जो रिबेल ग्रुप्स हैं इस पैसे को यूटिलाइज करते हैं। ओके, सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम और इंडिया जो है इट इज बीन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पावर, इसलिए थर्ड टाइम किम्बर्ली प्रोसेस को ये यहाँ पे चेयर करेगी फॉर द थर्ड टाइम। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो एक वन लाइनर मैं आपको दे रहा हूं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली के अंदर में नई कैंटीन स्टार्ट हुई है, अटल कैंटीन्स। ओके, और स्टार्ट करी गई हैं, दीज हैव बीन स्टार्टेड ऑन 25 दिसंबर को। और अटल कैंटीन इसलिए नाम रखा गया बिकॉज इट्स अ ट्रिब्यूट टू अटल बिहारी वाजपेयी। और यहां पे क्या होगा, यहां पे एनीवन हु वांट्स टू ईट गुड फूड इजीली यहां पे पेट भरने के लिए आपको एक मील 5 रुपए में अवेलेबल हो जाएगी। तो 5 रुपीज में सुबह और शाम 2 टाइम यहाँ पे इसका लंच और डाइनिंग टाइम रहेगा। तो 5 रुपए में यहाँ पे मील अवेलेबल होगी आपको अटल कैंटीन के अंदर में। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी को ट्रिब्यूट देते हुए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जिनका बर्थ एनिवर्सरी होता है, गुड गवर्नेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, कल हमने ये सब पढ़ा है, उनके ट्रिब्यूट देते हुए ये अटल कैंटीन्स को इनिशिएट करा गया है और 5 रुपए में यहाँ पे आपको एक फुल मील यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो ये है दिल्ली का, तो ये एक वन लाइनर हो जाएगा, तो इसको आप एक कहीं पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका इंडियन एक्सप्रेस से एक न्यूज है आपके लिए। द न्यूज इज कि यहाँ पे हाई कोर्ट ने, नॉट हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को परमिशन दे दी है कि वो जो एक केस आया था उसके पास में विथ रिगार्ड टू चेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 2 सेक्शंस ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट। फॉर दोज हु आर नॉट अवेयर, स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है? तो इंडिया के अंदर में अगर आपको अपने मैरिज को लीगली रजिस्टर कराना है तो देयर आर डिफरेंट लॉस। तो अगर आप जो दोनों लोग हैं वो हिंदूज हैं तो आप अपनी मैरिज को हिंदूज मैरिज एक्ट में रजिस्टर कराते हैं। ओके, अगर आप क्रिश्चियन है तो देयर इज अ क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, इफ यू आर मुस्लिम तो आप पे शरीयत लॉ अप्लाई होता है। बट लेट्स से कि यू डोंट वांट टू फॉलो द कस्टम्स ऑफ योर मैरिज, तो इस केस में आप कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं, आप विदाउट रिचुअल्स भी मैरिज कर सकते हैं कोर्ट में जाके अपनी मैरिज को रजिस्टर करा के। इसके अलावा अगर आप इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं या फिर एक इंटरकास्ट मैरिज करते हैं जो प्रोहिबिटेड है अंडर योर लॉस, तो उस पर्टिकुलर केस में आप की जो मैरिज होती है इट इज रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। ओके, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में जो सिविल मैरिज कहा जाता है, जो किसी भी पर्सनल लॉ के अंदर में नहीं, उसको सिविल मैरिज कह सकते हैं। तो यहां पे आप जाके स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में अपनी इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिज करा सकते हो, या फिर अगर आपको हिंदू मैरिज एक्ट में या स्पेसिफिक आपके पर्सनल लॉ में मैरिज नहीं करनी है, यू वांट टू गेट मैरिड अंडर अ सेक्युलर लॉ, तो आप अपनी मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में 1954 के अंदर में रजिस्टर करा सकते हो। लेकिन इसके 2 प्रोविजंस है, 2 सेक्शंस हैं, 2 सेक्शन है, सेक्शन 6 और सेक्शन 7। सेक्शन 6 ये कहता है कि अगर कोई भी कपल मैरी करना चाहता है तो उससे पहले उसे एक पब्लिक नोटिस यहां पे देना पड़ेगा 30 डे का। तो वेनेवर यू प्लान टू गेट मैरिड इन अ सिविल कोर्ट, जब भी आप सिविल मैरिज करने की प्लान करते हो तो उससे पहले जाके आपको एक मैंडेटरी पब्लिक नोटिस वहां पे देना होता है कि यस दीज 2 पर्सन्स आर देयर जो मैरिज करना चाहते हैं। तो आपका जो ये पब्लिक नोटिस होते हैं उनके ऊपर पे इनको चिपका दिया जाता है। उससे इश्यू ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट करना चाहे, लेट से आपके पेरेंट्स ही एग्री नहीं कर रहे हैं या किसी एक के पेरेंट एग्री नहीं कर रहे हैं, सो दे कैन कम टू द कोर्ट सेक्शन 7 के अंदर में और वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं टू दिस स्पेसिफिक मैरिज और यूनियन। वो कुछ भी कह सकते हैं कि लेट्स से कि ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, ब्रदर सिस्टर है, लेट्स से कि एक्सटेंडेड फैमिली में, सो दे कांट मैरी अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट आल्सो। और यहां पे ये अपना ऑब्जेक्शन जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि जो कोर्ट है वो अलाउ कर सकता है यहाँ पे ऑब्जेक्शन को, तो कोर्ट के पास में ऑप्शन तो है यहाँ पे, लेकिन अगर ऑब्जेक्शन हुआ है तो पॉसिबल है कि आपकी जो मैरिज है उसको डिले करा जा सके और शायद फिर उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट करे जा सके। तो यहां पे जब ये पर्टिकुलर केस, ऐसा ही एक केस इंटर रिलीजियस मैरिज का केस था जो दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने फाइल किया,
क्लेमिंग की जो सेक्शन 6 और 7 है ये हमारा जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 का, पर्सनल लिबर्टी का, डिग्निटी का एंड प्रिवेसी का, उसको वायलेट करता है। क्योंकि क्या है, यहाँ पे हम शादी करना चाहते हैं, हमारा राइट है हम किसे अपना पार्टनर चूज करें, लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक नोटिस का रिक्वायरमेंट है ये क्या कर रहा है, ये हमारा जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 का उसको वायलेट कर रहा है। तो इसलिए दे बेसिकली अपील टू द हाई कोर्ट। तो यहां पे जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी बनाया एंड दे आस्क्ड सेंट्रल गवर्नमेंट यू। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इस पर्टिकुलर केस को, इस केस को आप सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर दीजिए। व्हाई? बिकॉज ऐसे बहुत सारे केस पेंडिंग है डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर में, और ये केस सुप्रीम कोर्ट में अगर एक साथ सुना जाएगा तो इसका एक सिंगल सॉल्यूशन निकल जाएगा। ओके, अब यहां पे ये जो पावर होती है कि कोई पर्टिकुलर केस है जिसको मुझे एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है, या सबको कंपाइल करके, कंबाइन करके मुझे सुप्रीम कोर्ट में सिंगल केस करना है, इसकी पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ही दी हुई है। ओके, तो केस को ट्रांसफर करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास ही है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो अगर कोई भी केस है जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करना है या किसी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है, तो वो जो पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेगी अंडर आर्टिकल 139A। और सुप्रीम कोर्ट यहां पे अपने डिस्क्रिशन के अंदर में ट्रांसफर करता है। यानी कि अगर ऐसा केस है कि लेट्स से कि एक केस दिल्ली हाई कोर्ट में, एक बॉम्बे हाई कोर्ट में, एक मद्रास हाई कोर्ट में है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि उन सबको कंबाइन करके और सिर्फ सबको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए या किसी एक हाई कोर्ट में उनको ट्रांसफर कर दिया जाए। यहां पे सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ट्रांसफर करेगा, नहीं चाहे तो नहीं करेगा। बट यूजुअली कब ट्रांसफर करे जाते हैं कि जब सेम या सिमिलर क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अगर सेक्शन 6 और 7 को दिल्ली हाई कोर्ट में भी चैलेंज करा गया और लेट्स से जयपुर हाई कोर्ट में भी चैलेंज करा गया है, तो उस केस के अंदर में अगर सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ ही डिस्कस हो रहा है तो वहां पे वो चाहे तो करेगा, बाउंड नहीं है करने को। और दूसरा है कि अगर कोई जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का इश्यू रेज होता है किसी हाई कोर्ट में एंड सुप्रीम कोर्ट बिलीव्स इट वुड बी बेटर इफ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स ऑन इट, तो उस पर्टिकुलर केस में भी क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट इस केस को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये दो ऐसे स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर केसेस। तो इसी तरीके से यहां पे आपका एप्लीकेशन या सुप्रीम कोर्ट के अंदर में बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट की इस तरीके से इसको करा जाए। और इस केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर की जो अपील है उसको डिनाई कर दिया एंड दे सेड कि लेट दिल्ली हाई कोर्ट डिसाइड, वी वांट टू हियर दिल्ली हाई कोर्ट फर्स्ट व्हाट इज देयर व्यू, एंड उसके बाद में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री नहीं करती है तो दे कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो यहां पे ये चीज हुआ है। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस पर्टिकुलर पार्ट की केस के आर्ग्यूमेंट क्या 30 डे पीरियड होता है। दे हैव सेड कि आर्टिकल 21 प्रिवेसी और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का यहां पे वायलेशन है। ये जो पब्लिक नोटिस है क्या कन्वर्ट करता है, ये प्राइवेट डिसीजन को एक पब्लिक स्क्रूटनी प्रोसेस में, हु आई वांट टू गेट मैरिड टू, हाउ आई वांट टू गेट मैरिड टू, इट्स माय प्राइवेट डिसीजन, इट्स माय प्राइवेट स्पेस। और यहां पे जब आप इसको मैंडेटरी नोटिस करते हो इट बिकम्स अ पब्लिक प्रोसेस। तो ये अलाउ नहीं होना चाहिए बिकॉज ये मेरे प्राइवेसी को वॉयलेट करता है। इससे बहुत बार क्या होता है कि ये हरेसमेंट भी कॉज करता है और इस बेसिस पे इसको चैलेंज किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपकी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम हिंदू एज वेल एज इंडियन एक्सप्रेस। तो देखिए इंडियन एक्सप्रेस में भी ये आर्टिकल आया है जो हिंदू में नहीं था, तो डू नॉट थिंक कि ये अब हिंदू पढ़े या इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, आप जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहे, बट न्यूज एनालिसिस साथ में देखते रहे सो दैट अच्छे जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि ये लीगल का भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ये भी आपका अच्छे से कवर होगा। ओके, नाउ एज यूजुअल लेट्स लुक एट द इंपॉर्टेंट 20+1 एक बोनस क्वेश्चन के साथ में हमारे जीके क्वेश्चंस। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड बी इजीली एबल टू अटेम्प्ट दीस। पहला क्वेश्चन है, नेट ग्रिड जो है वो प्राइमरली क्या काम करता है? तो नेट ग्रिड जो है विच स्टैंड्स फॉर नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ये एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है। इट्स अ सिक्योर प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट अ पब्लिक डेटाबेस। पब्लिक डेटाबेस नहीं है ये एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है, यानी इट इज एक्सेसिबल बाय स्पेसिफिक एजेंसीज ओनली, जो रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है टू द सिक्योरिटी एजेंसी। तो एजेंसीज को रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कौन करेगा? आपका नेटग्रिड करेगा इसी पर्पस के लिए। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए। सेकंड पे आते हैं, नेट ग्रिड वॉज कंसेप्शुलाइज इन रिस्पॉन्स टू विच मेजर सिक्योरिटी इंसिडेंट? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो है इसको कंसेप्शुलाइज किसके बाद में किया गया था? सो इट वॉज 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स। मुंबई टेरर अटैक्स के बाद में इसको कंसेप्शुलाइज किया गया था कि यस वी नीड टू हैव अ दिस काइंड ऑफ अ नेट ग्रिड, जिससे हम इंटेलिजेंस को डिफरेंट सेंटर और स्टेट की एजेंसीज में शेयर कर सके। एंड कहीं ना कहीं जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट था उसमें नेट ग्रिड ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। थर्ड पे आते हैं, नेट ग्रिड जो है वो ऑपरेशनल कब हुआ था? तो इसको भी हमने पढ़ा है। कंसेप्शुलाइज तो इसको 26/11 के बाद कर दिया गया था, बट ये ऑपरेशनलाइज हो पाया है सिर्फ 2023 में। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं,
नेट ग्रिड को अभी रिसेंटली किस नेशनल डेटाबेस से कनेक्ट किया गया? तो ये ऐसे ही क्वेश्चन है जो अगर आपने न्यूज ऐसे देखा तो आप आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और यहां पे इस नेशनल डेटाबेस को, नेट ग्रिड को लिंक किया गया है विद द डेटाबेस ऑफ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, which upgraded analytical tool of NetGrid supports multi-source data aggregation and analysis। तो यहां पे NetGrid का कौन सा वो एनालिटिकल टूल है अपग्रेडेड जो मल्टी सोर्स डाटा एग्रीगेशन और एनालिसिस को सपोर्ट करता है? तो हमने इसको पढ़ा है, दैट इज योर गांडिव। ओके, फिफ्थ का भी अर्जुन के बो से इस नाम को लिया गया, तो फिफ्थ का आंसर बी है। ये अपग्रेडेड एनालिटिकल टूल है जो और भी बेटर आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा, तो फिफ्थ का आंसर है बी। नेक्स्ट पे आते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कंप्लीटेड 100 इयर्स ऑन विच डेट? तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा और आज की ही डेट की बात चल रही है, दिसंबर 26, 2025, 1925 में ये आपका क्रिएट हुआ था सीपीआई। एट विच पर्टिकुलर सिटी? तो ये क्रिएट हुआ था इन द सिटी ऑफ कानपुर, तो इसका ओरिजिन है कानपुर आपका, तो सेवेंथ का आंसर हो जाएगा डी। CP आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ग्लोबल इवेंट? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, ओरिजिन था, वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किस इवेंट से हुआ था? सो इट इज यस द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 विच लेड या विच ब्रेड द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो 1917 में रशियन रेवोल्यूशन होता है जिससे मार्क्सिज्म लेनिज्म प्रमोट होता है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी प्रमोट होती है, और विद इन लाइक इन द नेक्स्ट 7-8 इयर्स आपके 1925 में ही इंडिया में भी ये पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट हो जाती है, तो 8 का आंसर है ए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद कम्युनिस्ट लीडरशिप? तो यहां पे शॉर्ट फॉर्म ही मैंने दिए हैं, भारतीय मजदूर संघ मैंने फुल में दिया है, बट बाकी सब शॉर्ट फॉर्म है, तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो 9 का आंसर हो जाएगा सी। इन इंडिया विच कैटेगरी ऑफ डिजीज कॉज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडिकल सर्टिफाइड डेथ्स इन 2023? अब देखिए यहां पे ये क्वेश्चन आप जब अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो ही आंसर कर पाओगे, तो कौन सी डिजीज से सबसे ज्यादा डेथ्स यहां पे कॉज हुई है? रिपोर्टेड कॉज ऑफ डेथ सबसे ज्यादा कौन सा है? सो इट इज डिजीज ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्चुअल में डेथ किस डिजीज से हो रही है, इलनेस से हो रही है, वो नहीं है, यहां पे क्वेश्चन स्पेसिफिकली है किस कैटेगरी से, किस कैटेगरी के अंदर में सबसे ज्यादा आपकी कॉज ऑफ डेथ रिकॉग्नाइज है, तो वो कैटेगरी है डिजीज ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, बट यहां पे क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम टॉप पे है। 11th पे आते हैं, रेबीज इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ पैथोजन? रेबीज जो है आपका वो किससे होता है? तो रेबीज जब भी आप वर्ड यूज करो, एक ट्रिक देता हूं, हमेशा उसके साथ में वो बैक्टीरिया वायरस है वो भी बोलो। तो रेबीज जो है वो रेबीज वायरस से कॉज होता है, तो इट इज कॉज्ड बाय वायरस, तो 11th का आंसर बी हो जाएगा। 12th इज, रेबीज किसको इफेक्ट करता है? तो ये एक न्यूरोट्रॉपिक वायरस है, यानी कि एक नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, तो 12th का आंसर है सी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेबीज इन इंडिया इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रेबीज के लिए इनकरेक्ट है? नॉट अ इजी क्वेश्चन। रेबीज इज एंडेमिक इन इंडिया, सो दिस इज ट्रू। इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली 1/3 ऑफ ग्लोबल रेबीज डेथ, ये भी ट्रू है, 20,000 डेथ्स होती है। मोस्ट रेबीज डेथ आर ड्यू टू डॉग बाइट्स, ये भी सही है। रेबीज इज अ रेयर डिजीज इन इंडिया, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ रेयर डिजीज, 20,000 प्लस डेथ्स इससे कॉज हो रही है, इट्स वेरी कॉमन, और यहां पे ये और ये काउंटर हो गए, ओके, काउंटर इंट्यूटिव हो गए, तो ये डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ए बी सी आर करेक्ट स्टेटमेंट, तो 13 का आंसर डी हो जाएगा। 14 पे आते हैं, किम्बरली प्रोसेस एम्स टू प्रिवेंट ट्रेड इन विच कंट्री? तो बताइए, एक वन लाइनर मैंने आपसे पूछा था, तो 14 का आंसर क्या है? 14 का आंसर है यहाँ पे कन्फ्लिक्ट डायमंड्स, कन्फ्लिक्ट डायमंड्स या ब्लड डायमंड्स, और कई बार इनको रफ डायमंड भी कह सकते हैं, ओके, बट द मोर कॉमन टर्म्स आर कन्फ्लिक्ट डायमंड्स एंड ब्लड डायमंड्स। यहां पे रेवोल्यूशन डायमंड भी दिया है, विच इज अननेसेसरी, स्मगल्ड और सिंथेटिक डायमंड्स नहीं, 14 का आंसर है ए। किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम बिकेम ऑपरेशनल विच ईयर? किम्बरली प्रोसेस इनिशिएट कब हुआ था? सो इट वाज इनिशिएटेड इन द ईयर 2003, तो 15 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं, अटल कैंटीन्स वर रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच स्टेट? यूटी, कौन सी स्टेट यूटी में हुआ है? तो इट इज इन द दिल्ली, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने 45 कैंटीन्स को लॉन्च किया जहां पे 5 रुपए में मील मिल जाती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको आंसर कर ही दिया, व्हाट इज द सब्सिडाइज प्राइस? तो ₹5 है, 17 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे आते हैं, द लॉन्च ऑफ अटल कैंटीन्स इन दिल्ली कोइंसाइडेड विद द बर्थ सेंटिनरी ऑफ हुम? तो अटल कैंटीन्स में ही नाम छुपा हुआ है इसके पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस का, ट्रिब्यूट का, जिसको ट्रिब्यूट दिया गया है, सो इट इज द बर्थ सेंटिनरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, 25 दिसंबर को, तो 18 का आंसर हो जाएगा डी,
नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सेक्शन 6 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट मैंडेट्स विच रिक्वायरमेंट, तो क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए, तो इसमें रिक्वायरमेंट है पब्लिक नोटिस की इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन, सेक्शन 6, जिसको अभी चैलेंज करा गया कोर्ट में। तो 19 का आंसर है बी। 28 पे आते हैं। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर केसेस बिटवीन कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है ट्रांसफर करने की केसेस को, और ये है आर्टिकल 139A। तो 28 का आंसर सी। एंड फाइनली एक बोनस क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैंडेटरी पब्लिक नोटिस अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, तो सेक्शन 6 में जो है वॉज चैलेंज इज वॉयलेटिंग विच फंडामेंटल राइट, कौन से फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है? क्या आपके एजुकेशन को वॉयलेट करता है? क्या इक्वालिटी को वॉयलेट करता है? इक्वालिटी को मे बी यस, क्योंकि आपको हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में उसमें नोटिस रिक्वायरमेंट नहीं होता है, सिर्फ यहां होता है। क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन को करता है? नॉट नेसेसरली, ओके, बट यस एग्जैक्टली राइट टू प्राइवेसी, इसी बेसिस पे इसको चैलेंज भी किया गया है, बिकॉज राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। और मैंडेटरी पब्लिक नोटिस क्या करता है? एक पब्लिक इवेंट को वो एक प्राइवेट इवेंट को वो पब्लिक स्क्रूटनी में के अंडर में लाता है। इसलिए मैंडेटरी पब्लिक नोटिस जो है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, इट इज चैलेंज्ड एज वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। ओके, तो 21 का आंसर ऑप्शन ए। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके इंपॉर्टेंट 21 जीके क्वेश्चन, और इससे पहले हमने डिटेल में न्यू एनालिसिस करा। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि रिलेट करते हैं डायरेक्टली आपके टॉपिक से जो आज हमने पढ़े हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाते हैं जो आपके क्लैट एग्जाम में भी आ सकते हैं। क्वेश्चन तो 50-60 बनाए जा सकते हैं, पैसेज बेस्ड बनाए जाए, बट रेलिवेंट क्वेश्चन जो क्लैट और रिलेट के लिए हो वो स्पेसिफिक ही हो सकते हैं। तो आप नोट्स बनाइए और प्लस क्वेश्चन बैंक भी साथ में क्रिएट करते रहिए। ओके, और इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।